वक्त हो गया है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश के सभी बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं पद्मजा जोशी। शुरुआत करते हैं बाढ़ की तस्वीरों से, जहां बिहार में कोसी से आफत मच गई है। वहीं असम में अब तक 12 लाख लोग बाढ़ से बेहाल हैं। बाढ़ का पानी काजीरंगा नेशनल पार्क में भी घुस गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में 5 लाख लोग बेहाल हैं। गंगा समेत तमाम नदियां अभी भी उफान पर हैं। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का हाल भी खराब है, जहां गंगा का पानी गांव में घुस गया है और लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भी हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। नदियों में उफान मारता पानी, गांव में सैलाब। अपने मालिकों को बचाने की जुगत में लगी बैलगाड़ियां, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाती नाव। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के संभल जिले, जहां गंगा की उफान ने लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है। खेतों में पानी भर जाने से किसान सड़कों पर आ गए हैं। इलाके के लोग बाढ़ के चलते घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। स्थिति खराब है, गांव से निकल रहे हैं और आदमी 10-5 घर। गांव छोड़ के जा रहे हो? हाँ, गांव छोड़ के जा रहा है। अच्छा, तो क्यों जा रहे हो? यहाँ पर क्या है परेशानी? है पानी की ज्यादा स्थिति है। बाढ़ आ गई है? बाढ़ आ गई है। यहाँ पर ज्यादा पानी है, पानी का ज्यादा खतरा है। गांव में बाढ़ आ चुकी है? हाँ सर। कितना पानी है गांव में? काफी पानी, डुबा पानी है और लोग ज्यादा परेशान है, इसलिए हम बुलाने आए। स्थानीय लोगों को गांव खाली करने के लिए बोल दिया गया है। गांव वालों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए एक नाव लगा दी गई है, जिसका दावा है कि वो लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा चुका है। गांव में क्या सारे लोग परेशानी है। कितने लोगों को अभी तक यहाँ से आप बाहर छोड़ चुके हो गांव से? कम 500 आदमी छोड़ चुके, छोटे बड़े। अच्छा, सुबह से। उधर पश्चिम बंगाल के हालात और भी बदतर नजर आ रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे एक बच्चा अपने कंधे पर 2 और बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं उसके पीछे भी बच्चों को नाव तक लाया जा रहा है। अब घर का हाल भी देख लीजिए, कैसे पूरा परिवार पलंग पर बैठकर खाना खा रहा है। घर की जमीन पूरी तरह से पानी पानी हो चुकी है। नदी के किनारे बसे घरों का हाल भी देखिए। चंद सेकंड में यह घर पानी में समा गया। पश्चिम बंगाल के कई गांव भारी बारिश की वजह से तबाह हो गए हैं। वहीं शहरों का हाल भी बेहाल है। सड़कों और बाजारों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ का पानी भरने की वजह से 150 गांवों के करीब 58,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रभावित जिलों में राहत शिविर लगाए गए हैं। वहीं लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। आने वाले दिनों में भी बारिश की आशंका है, जिससे हालात और बदतर हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। और अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। सेना ने 4 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया आज वहां, जबकि एक जिंदा आतंकी उनकी पकड़ में आया है। जिंदा आतंकी पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है और उसका नाम तो है बहादुर अली, लेकिन सीमा पार करते ही इसकी बहादुरी भारतीय सेना के सामने उड़नछू हो गई। जब पूरा देश करगिल विजय दिवस का जश्न मनाते हुए अपने वीर योद्धाओं को याद कर रहा था, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की शह पर हाफिज के चेले अपने नापाक इरादे को जमीन पर अंजाम दे रहे थे। लेकिन पहले से चौकन्ने भारतीय जाबाजों की नजर उन पर पड़ गई और फिर देखते ही देखते घुसपैठ कर रहे 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। वहीं सेना एक पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा पकड़ने में कामयाब रही, यानी पाकिस्तान के खिलाफ एक और बोलता सबूत हाथ लग गया। इन आतंकियों ने नौगाम सेक्टर से LOC को लांघा था। आतंकी जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली में बड़े हमले को अंजाम देने के लिए दाखिल हुए थे। सभी आतंकी पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं।
जिंदा पकड़ा गया आतंकी बहादुर अली लाहौर का रहने वाला है। जिंदा पकड़ा जाता है तो उसको बहुत बड़ी कामयाबी और माना जाता है, क्योंकि जिंदा पकड़े जाने पर उनका पाकिस्तान का पूरा जो खेल है वो सबके सामने, दुनिया के सामने में आ जाता है। इसलिए जो कुपवारा में आतंकवादी को जो जिंदा पकड़ा गया, हमारे सेना के सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने, ये बहुत बड़ी कामयाबी मानता है। दरअसल आतंकी हाफिज सईद कश्मीर में खराब हालात का फायदा उठाकर बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। वो लगातार हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने का बदला लेने की खोखली धमकी भी दे रहा है। इस्लामाबाद की रैली में उसने अपने नापाक इरादों का खुल्लम खुल्ला ऐलान भी किया था। और हमने इंडिया को पैगाम देना है कि बस कर दो, फौज निकाल लो, और इसके बाद फिर अल्लाह के फजल से फैसले मैदानों में होंगे। सूत्रों के मुताबिक फौज को पहले से घुसपैठ की खुफिया रिपोर्ट थी। अब तक पाकिस्तान के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने जिंदा दबोचा है। मुंबई अटैक के बाद पकड़ा गया अजमल कसाब पहला जिंदा आतंकी था। इसके बाद 2015 में उधमपुर से पकड़ा गया नवेद उर्फ कासिम खान दूसरा, जबकि अब बहादुर अली पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हुआ तीसरा सबूत। अब सेना को इस तीसरे आतंकी से जरूरी जानकारी मिलेगी, खासकर सीमा में घुसपैठ के रास्तों का खुलासा होगा। ये भी पता चलेगा कि सीमा के उस पार कितने और घुसपैठ की फिराक में हैं। आज तक ब्यूरो। बात अब उत्तर प्रदेश की, जहां के भदोई में एक स्कूली बस ट्रेन की चपेट में आ गई। इस टक्कर में 9 बच्चों की मौत हो गई। तफ्तीश हुई तो पता लगा कि ड्राइवर, जो इस बस का ड्राइवर था, वो कान में ईयरफोन लगाकर वैन चला रहा था। यानी कि ड्राइवर की जानलेवा लापरवाही ने 9 बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। गाना सुन रहे थे, बोलते हैं गाना वो खत्म होने से पहले स्कूल पहुंच जाएंगे। ड्राइवर गाना सुन रहा था और हम लोग 16-17 लोग बैठे थे। रेलवे क्रॉसिंग है, उस पर ये कान में ड्राइवर जो है ईयरफोन लगा रखा था। ये मौत का मंजर, ये चीख पुकार और ये मातम। जिस माँ ने कुछ ही देर पहले अपने लाडले को हंसता खेलता स्कूल के लिए रवाना किया हो, चंद मिनटों में अगर उसी लाडले की लाश बीच सड़क पर पड़ी हो तो उस मां के दर्द की शिद्दत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस हादसे ने पूरे शहर को रुला दिया। दर्द से हर शख्स का कलेजा फट गया। वजह ये कि हादसे में सबसे ज्यादा दर्द तो उन मासूमों ने झेला जिन्हें अभी दुनियादारी की समझ ही नहीं थी। लेकिन एक सिरफिरे वैन ड्राइवर पर गाना सुनने का भूत कुछ ऐसा सवार हुआ कि उसकी ये हरकत 20 मासूम बच्चों की जिंदगी पर बनाई। रेलवे लेवल क्रॉसिंग पार करते वक्त स्कूल वैन का ड्राइवर कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था। बच्चों ने उसे ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि जब तक गाना खत्म होगा वो स्कूल पहुंच जाएंगे। नतीजा मौत और मातम की शक्ल में सामने आया। पहले गाना सुन रहे थे, बोलते हैं गाना वो खत्म होने से पहले स्कूल पहुंच जाएंगे। लोगों की माने तो ट्रेन आती देखकर वहां खड़े लोगों ने वैन ड्राइवर को रुकने का इशारा भी किया। वो चिल्लाते रहे, लेकिन कान में ईयरफोन लगाए ड्राइवर ने वैन को रोकने की बजाय रफ्तार बढ़ा दी और फिर सीधे ट्रेन की चपेट में आ गया। यही इस तरह की वो ट्रेन है जो सुबह गुजर रही थी और उसी वक्त ये हादसा हुआ है। दरअसल जो ड्राइवर है सारी जो कह सकते हैं ब्लेम उस पर है, क्योंकि वो जिस वक्त इस रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रहा था उस वक्त उसने कान में ईयरफोन लगा रखे थे। वैसे अब इस हादसे का शिकार हुए बच्चों ने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बच्चों का कहना है कि उन्हें वैन में स्कूल ले जाने वाला ड्राइवर अक्सर ही ट्रेन आता देखकर तेजी से गाड़ी निकाल ले जाता था और आगाह करने पर भी रुकता नहीं था। यानी उसके बेवकूफाना तरीके से खतरों से खेलने के शौक ने 9 बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी। तो सावधान हो जाइए और अपने बच्चों को स्कूल के वैन में बिठाकर ही संतुष्ट मत रहिए। बच्चों से स्कूली ड्राइवर की हरकत पर बात कीजिए। हो सके तो सावधानी पर ड्राइवर से भी खुलकर बात कीजिए। दिनेश कुमार के साथ कुमार अभिषेक,
भदोही, आज तक। वहीं मध्य प्रदेश में 50 परिवार मौत की मांग कर रहे हैं। जी हां, शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में 50 दलितों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। अब सीएम के इलाके के लोगों की मांग से खलबली मचनी ही थी विधानसभा में। इसके बाद कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और जांच की मांग भी की। देखिए क्या है पूरा मामला। 50 दलितों ने मांगी इच्छा मृत्यु। अपनी जमीन हमें दो या हमें इच्छा मृत्यु दो। शिवराज के क्षेत्र के 50 दलित परिवार, विधानसभा में जमकर हंगामा। जमीन अपना हक मांगते। मौत की मांग कर रहे 50 दलित परिवार वैसे तो मध्य प्रदेश के वीवीआईपी विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इन पर भी जुल्म वही ढाए गए जो किसी दूसरे इलाके के लोगों के साथ देखने को मिलती है। ये मामला मध्य प्रदेश के बुदनी विधानसभा क्षेत्र के नसरुल्लागंज इलाके का है। यहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद दलितों पर जुल्म कम नहीं हुए। 14 साल की थका देने वाली लड़ाई ने इन परिवारों को इस कदर तोड़ा है कि ये इच्छा मृत्यु की लिखित दरख्वास्त के लिए मजबूर हो गए। मुख्यमंत्री जी, आप मध्य प्रदेश के राजा हैं और आपसे हम गुहार लगाते हैं कि इन दलित परिवारों को आप जो है इनकी जमीन दे दीजिए। अब कोई हमारी सुनाई नहीं होती है। अब जब सुनाई नहीं होती तो मतलब हमने ये सोच लिया था हमारा कोई मुक्ति दे दो, यही है सर, गला घोंट दो। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने इन किसानों को 2002 में जमीन अलॉट किया था, लेकिन 14 साल बाद भी गांव के दबंगों के इशारे पर जमीन पर कब्जा नहीं मिला। अफसरों के चक्कर लगाते लगाते इन गरीबों के सालों गुजर गए। इतना ही नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद भी इन्हें हक नहीं मिला। आने का एक भी आदमी नहीं गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे आज अभी फिर 26 तारीख को हमने धरना दिया था। एसडीएम साहब ने अंत में बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब जब मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इलाके का हो तो सियासी रंग लेने में वक्त भी नहीं लगा। विपक्ष ने इस मुद्दे को लपका और विधानसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने तुरंत कार्रवाई की मांग की। कैसे दलितों के साथ अत्याचार इस मध्य प्रदेश की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, वो चाहे बुधनी का 51 परिवार वालों ने आत्म स्वेच्छा इच्छा मृत्यु मांगी है मुख्यमंत्री से, इसलिए दलित विरोधी है ये सरकार, स्पष्ट होता है पूरे प्रदेश में। बुद्धि का और आत्मा का सुख भी चाहिए। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस मामले को कांग्रेस की साजिश करार दिया। पर क्या 50 किसानों को जमीन का हक न मिलना भी कोई साजिश है? सवाल तो ये है कि आखिर क्यों कोर्ट के आदेश के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उनका हक नहीं दिलाया। आज तक ब्यूरो। ब्रेक के बाद खबर पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की। हार्दिक पटेल की मुश्किलें गुजरात छोड़ने के बाद भी खत्म नहीं हो रही हैं। अब उनकी शिकायत है कि उदयपुर पुलिस जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है। दरअसल उदयपुर पुलिस हार्दिक की निगरानी कर रही है और हार्दिक इसका जमकर विरोध। हम तो कहीं पर भी घूम सकते हैं। हमने भी डायरेक्शन मांग लिया है सर, कल का टाइम तो दीजिए, कल मंडे है, हम आप ले लेंगे, क्लियर करवा हम करवा लेंगे, प्रशासन करवा लेगा। निवेदन कर रहे हैं आपसे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। आप कोई बात नहीं, बाद में हमें जो एसपी साहब से बात करना वो आप कर लेना। ठीक है, कहीं पर भी घूम सकते हैं। ये तस्वीर रविवार की है जब पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल उदयपुर की एक मंदिर में दर्शन के लिए अचानक निकले थे, पर उदयपुर पुलिस ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। आप कोई बात नहीं, बाद में हमें जो एसपी साहब से बात करना वो आप कर लेना। ठीक है। अब हार्दिक पटेल ने पुलिस की इस कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया। हार्दिक का तर्क है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 6 महीने तक गुजरात सीमा में प्रवेश पर रोक लगाई है, वे बाकी के हिंदुस्तान में कहीं भी घूम सकते हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस आखिर क्यों और किसके आदेश से उनके आवाजाही पर रोक लगा रही है? तो यहाँ से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा रखी है। तानाशाही का पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर बाहर कैमरे लगा दिए गए, पुलिस की चौकी खड़ी कर दी गई है, लोग आते हैं उसके वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके नाम लिखे जा रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हार्दिक का आरोप है कि पुलिस ने धावजी की बाड़ी स्थित उनके अस्थायी निवास के बाहर पहरा और सख्त कर दिया है, यानी हार्दिक पटेल 24 घंटे पुलिस की निगरानी में हैं।
यही नहीं, घर के बाहर 2 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसके मार्फत हार्दिक पटेल के घर की निगरानी रखी जा रही है। साथ ही हार्दिक से मिलने आने वाले लोगों की वीडियोग्राफी करवाकर उनके नाम और पते भी नोट किए जा रहे हैं। हार्दिक के मुताबिक राजस्थान पुलिस ने राजनीतिक दबाव में उन्हें परेशान करने की कोशिश शुरू कर दी है। गुजरात हाईकोर्ट के जो आदेश है, जिसकी पालना कराना स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी है, उस आदेश के मुताबिक उस आदेश में बहुत स्पष्ट है कि दैट ही शैल नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ लिबर्टी और मिसयूज। हार्दिक की दलील है कि उसे जानबूझकर राजस्थान की बीजेपी सरकार परेशान कर रही है। हार्दिक इसे दबाव की राजनीति करार दे रहे हैं। हालांकि ये तय नहीं हो पाया है कि हार्दिक पटेल के उदयपुर में रहने के दौरान कोर्ट ने किस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार का कहना है कि कहीं गुजरात की तरह ही राजस्थान में भी कानून व्यवस्था की समस्या न पैदा हो जाए, इसीलिए हार्दिक पटेल के मूवमेंट पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही हार्दिक पटेल से मिलने जुलने वालों की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। उदयपुर से प्रताप सिंह राठौर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। पुलिस की दलील साफ है, हार्दिक पर निगरानी कोर्ट के आदेश पर हो रही है। हार्दिक पटेल कहते हैं कि ये उनका दमन है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द ही लौटते हैं। वेलकम बैक। कोटा के एक महिला अस्पताल में एक कोबरा सांप को देखकर हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। मरीज और परिजनों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जहां कोबरा निकला उसी जगह बड़ी संख्या में मरीजों के परिजन आराम करते हैं और सोते हैं। तब सांप पकड़ने वाले गोविंद शर्मा को बुलवाया गया और उसने आखिरकार आकर कोबरा को पकड़ा। तब जाकर मरीजों और उनके परिजनों की जान में जान आई। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।